दक्षिण कोरिया की दरिया दिली बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी उत्तर कोरिया के भगोड़े को। क्या उत्तर कोरिया के भगोड़े को अपने राष्ट्रपति का सलाहकार बना दिया है? जानेंगे क्या चला है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहर टूटा चाइना के ऊपर और इसका सीधा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण कोरिया ने एक पूर्व उत्तर कोरियाई राजनयिक ताए योंग हो को एकीकरण पर राष्ट्रपति सलाहकार परिषद का नया नेता नामित किया है। इससे वे दक्षिण कोरिया में बसने वाले हजारों उत्तर कोरियाई लोगों में सबसे उच्च पद पाने वाले भगोड़े बन गए हैं। वो दक्षिण कोरिया में उप मंत्री पद पाने वाले पहले उत्तर कोरियाई भगोड़े भी हैं। 62 वर्षीय ताए 2016 में दक्षिण कोरिया भाग जाने से पहले यूके में प्योंगयांग के उप राजदूत थे। प्योंगयांग ने उन्हें मानवीय मैल करार दिया है और उन पर देश के धन का गबन करने और अन्य अपराधों का आरोप लगाया है। ताए दक्षिण कोरिया की 2020 की राष्ट्रीय असेंबली में सीट जीतने वाले पहले पूर्व उत्तर कोरियाई नागरिक भी हैं। वे अप्रैल में संसदीय चुनाव में दूसरा कार्यकाल हासिल करने में विफल रहे, लेकिन अपनी नई भूमिका में वे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक योल के कार्यालय को शांतिपूर्ण कोरियाई एकीकरण पर सलाह देंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि उदार लोकतंत्र पर आधारित शांतिपूर्ण एकीकरण नीति स्थापित करने और देश विदेश से समर्थन प्राप्त करने में मदद के लिए ये व्यक्ति सही है। 1962 में प्योंगयांग में जन्मे ताए ने 27 साल की आयु में उत्तर कोरिया के विदेश सेवा में प्रवेश किया और सत्तारूढ़ किम राजवंश की 3 पीढ़ियों के अधीन लगभग 30 साल तक काम किया। उन्होंने पहले के बयानों में कहा था कि उन्होंने उत्तर कोरिया इसलिए छोड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों का जीवन दुखद हो। उन्होंने किम जोंग उन के शासन के प्रति घृणा का भी हवाला दिया और दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र के प्रति प्रशंसा व्यक्त की है। इस साल प्रकाशित एक संस्मरण में श्री ताए ने उत्तर कोरियाई अभिजात वर्ग के जातियों और किम के इर्द गिर्द बने व्यक्तित्व पंथ की गहराई के बारे में लिखा। अपने दल बदल के बाद उन्होंने किम शासन को कमजोर करने के लिए सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल की वकालत की और उत्तर और दक्षिण के बीच कैदियों की अदला बदली का भी आह्वान किया। पिछले कुछ महीनों में कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार को सियोल ने उत्तर कोरिया की ओर प्रचार प्रसार फिर से शुरू कर दिया है। ये प्योंगयांग द्वारा दक्षिण कोरिया में हजारों कचरा ले जाने वाले गुब्बारे उड़ाने के जवाब में किया गया। सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर सकता है और दक्षिण कोरिया के साथ अपनी सीमा पर दीवारें बना सकता है। सियोल के एकीकरण मंत्रालय के अनुसार पिछले साल दिसंबर तक लगभग 34,000 लोग उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया चले आए हैं। कई लोग चीन या फिर दक्षिण कोरिया में शरण ले रहे हैं। दक्षिण कोरिया में उन्हें ऑटोमेटिक रूप से नागरिकता मिल जाती है। उन्हें पुनर्वास के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस सप्ताह के शुरुआत में सियोल की जासूसी एजेंसी ने हाल ही में क्यूबा में तैनात एक राजनयिक के एक और हाई प्रोफाइल उत्तर कोरियाई अधिकारी के दक्षिण कोरिया में शरण की पुष्टि की। स्थानीय रिपोर्टों ने उस व्यक्ति की पहचान 52 साल के री एल क्यू के रूप में की और उसके हवाले से कहा गया कि उत्तर कोरियाई शासन में मोह भंग और अंधकारमय भविष्य के कारण वो भाग गया है। खैर, यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है वो चीज़ें उत्तर कोरिया के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ हमने देखा कि चाइना के अंदर थर्ड प्लेनम की मीटिंग हुई और ये मीटिंग जहाँ पे 450 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। पहली मीटिंग इनकी हुई थी 1978 में, जब इन्होंने अपने देश के अंदर रिफॉर्म करना शुरू किया था। पर इस टाइम जो मीटिंग हो रही थी ये मीटिंग डैमेज कंट्रोल करने के लिए थी कि हम तो आगे निकल चुके थे, अब अचानक से हमारी जो ग्रोथ है वो भी IMF ने 4.5% कर दी है और प्रॉपर्टी सेक्टर हमारे लिए सबसे बड़ा काल बन रहा है। ऊपर से हमारी जो $60 ट्रिलियन के
बिगेस्ट एसेट्स दुनिया भर में है। जैसे भारतीयों की सोच होती है वैसे ही चाइनीज की सोच होती है कि हम अपना एक अच्छा सा घर कर लें, अपने जीवन को सुकूनमय कर लें, और शायद ये ऐसा ही सोच रहे थे। पर यहाँ पर चीज़ें अब बदलती हुई दिख रही हैं और समस्या ये है कि चाइना अब जो प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत बड़ा मुश्किल में फंस गया है। आपको बता दूं, भारत का फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है चाइना ने। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में एक और चीज़ हो रही है। जैसे भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है, वैसे ही अब चाइना ने मेड इन चाइना 2025 इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और आपको बता दूं, पर इन सब के बावजूद बहुत जल्दी ये हल होने वाला दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक रवैया है चाइना का, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार अब चाइना के ऊपर टूट पड़ा है। अमेरिका का जो ताज़ा नया कदम है, इस कदम से भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका बायोसिक्योर एक्ट लाने जा रहा है और ये एक्ट चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। भारत के लिए ये आने वाले 3 सालों में भारत का जो आउटसोर्सिंग है ये इसको डबल करने वाला है। दरअसल चाइनीज फार्मा कंपनी के ऊपर अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है और इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना से भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है वो आने वाले 3 सालों में भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका अब इसे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और CRO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के हैं, उनका यही कहना है कि ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये जो अकेले का सेगमेंट है ये करीब $22 बिलियन का 2024 में होने वाला है और 2029 तक ये टोटल 44 बिलियन प्लस का होने वाला है, जो 14.67% के दर से यहाँ पर बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि ये जल्दी ही तेजी से मार्केट में छा रहा है। वैसे आपको बता दूं, ये जो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चाइना के साथ हमेशा से चलते आए हैं, अमेरिका के करीब 120 ऐसे दवाइयों के प्रोजेक्ट हैं जिनको शिफ्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन भारत के अपने जो फॉर्म्स हैं उनको भी तैयार रहना होगा। अमेरिका का ये एक्ट चाइना के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। हालांकि भारत के साथ भी एक बड़ी दुविधा है। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ दुविधाएं नहीं हैं। भारत को कच्चे माल के लिए चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और जो भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। भारत को API के लिए धीरे धीरे अपने ऊपर निर्भर होना होगा और तभी भारत इसे सफल बना पाएगा। हालांकि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत को इसका तेजी से फायदा उठाना चाहिए। और वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।